जब हम झूले में गोल गोल झूमते हैं या फिर गोल गोल घूमकर डांस करते हैं तो लगता है कि बस मस्ती हो रही है, लेकिन फिजिक्स का कहना है कि यहाँ पे सर्कुलर मोशन हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज उमाले और आप सभी का स्वागत है क्योंकि एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे। और हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स 11th की, और उसमें समतल में गति तीसरे चैप्टर को पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने प्रक्षेप्य गति के बारे में समझा था, प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में समझा था, और अभी हम समझने वाले हैं सर्कुलर मोशन के बारे में कि आखिर ये वृत्तीय गति क्या होती है। तो जैसे हम हर बार बात करते हैं कि जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं ये रियल लाइफ में आप सभी देख रहे हैं, उसके बीच में रह रहे हैं। तो सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति, इसके नाम में इसकी परिभाषा आ जाती है। वृत्तीय गति का मतलब ये है कि किसी वृत्त में या किसी सर्कल में जब कोई मोशन हो रहा है तो उसे हम वृत्तीय गति कहते हैं। अगर हम इसके उदाहरणों की बात करें तो जैसे आपने कभी मेले में गए हो और आपने वहां पे मौत का कुआं देखा हो, तो उसमें जो बाइकर्स होते हैं वो दो तीन तीन बाइकर्स उस मौत के कुएं में गोल गोल घूमते हैं। ये उसका एक उदाहरण है वृत्तीय गति का। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम अभी देखेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर को। सबसे पहले कि वृत्तीय गति क्या होती है उसकी परिभाषा को हम पढ़ लेते हैं। जब कोई वस्तु एक वृत्ताकार पथ पर गतिशील होती है तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। इसमें वस्तु की गति की दिशा निरंतर बदलती रहती है, लेकिन यदि वेग का परिमाण स्थिर हो तो इसे ही हम एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। सर्कुलर मोशन आप देखोगे, यहां पे हम इसका एक डायग्राम बना लेते हैं। ये एक सर्कल यहां बना जिसकी त्रिज्या है r। ये r त्रिज्या इसकी और एक सर्कल। तो यहां पे कहने का मतलब ये है कि इस सर्कुलर पाथ में ये इसका केंद्र हो गया, ये इसका केंद्र हो गया। इस केंद्र को देखते हुए इस सर्कल की जो त्रिज्या r, इस पथ में जो मूवमेंट हो रहा है, ये गोल गोल जो भी कुछ मूवमेंट हो रहा है उसे हम कहते हैं वृत्तीय गति। अब इसमें भी जो वृत्तीय गति है ये दो तरीके की होती है। एक होती है एक समान वृत्तीय गति और एक होती है असमान वृत्तीय गति। एक समान और असमान। एक समान किसे कहते हैं और असमान किसे कहते हैं? तो एक समान वृत्तीय गति की परिभाषा जैसे यहां बताई कि जब कोई वस्तु किसी वृत्त की परिधि पर इस प्रकार गति करती है कि उसकी गति का परिमाण सदैव समान रहता है लेकिन दिशा बदलती रहती है, तो इसे एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि आपको पता है कि सर्कुलर मोशन में आप देखेंगे कि स्पीड जो अगर सेम है, वेग के दो पार्ट है। वेग मतलब जिसमें परिमाण है। वेग का क्या मतलब होता है? वेग का मतलब होता है परिमाण और दूसरा दिशा। तो वेग में दो पार्ट आते हैं, परिमाण और दिशा। लेकिन चाल की अगर हम बात करते हैं तो उसमें परिमाण की बात ही होती है। तो अगर आप यहां ध्यान से देखें कि वेग का परिमाण यदि सेम है, वेग एक समान परिमाण से ही एक ही स्पीड से चल रहा है, वेग है, लेकिन उसकी दिशा सर्कुलर में बार बार बदल रही है। आप देखो, एक बार उसकी दिशा इस पॉइंट पर अगर हम बात करें तो इस ओर है, इस पॉइंट पे बात करें तो इस ओर है, इस पॉइंट पे बात करें तो इस ओर है। दिशा इसकी हर समय बदल रही है। हो रहा है नहीं हो रहा है? परिमाण सेम है लेकिन दिशा बदल रही है। तो इसलिए ऐसी वृत्तीय गति जिसमें परिमाण तो स्थिर है, अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है या प्रति मिनट की स्पीड से चल रहा है तो 5 तो फिक्स है, लेकिन जो दिशा है वो बदल रही है। तो ऐसी गति को हम क्या कहते हैं? एक समान वृत्तीय गति। और असमान वृत्तीय गति में उसमें स्पीड भी कम ज्यादा हो रही होगी, माना परिमाण में भी परिवर्तन आ रहा होगा और वेग में भी परिवर्तन आ रहा होगा। तो उसके बारे में हमें डिस्कशन नहीं करना है।
हमें सिर्फ समझना है एक समान वृत्तीय गति को। तो आपको समझ आया, एक समान वृत्तीय गति मतलब स्पीड सेम है लेकिन दिशा जो है चेंज हो रही है, दिशा बदल रही है, लेकिन परिमाण स्थिर है। ये यहां पे वृत्तीय गति में आता है। उदाहरण इसके जैसे पंखा घूमना, चंद्रमा का पृथ्वी की परिक्रमा करना, गाड़ी का मोड़ पर घूमना। ठीक है, ये सब चीज के पीछे सर्कुलर मोशन है। जैसे सोलार सिस्टम भी हमारा जो है वो भी एक सर्कुलर मोशन ही आप समझो कि कैसे जो ग्रह है वो सूर्य के चारों ओर चक्र लगा रहे होते हैं। तो एग्जैक्ट वैसा तो नहीं, लेकिन एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। यहां हम एक पूरा डायग्राम बना लेते हैं इसका। ये इसका केंद्र है O, मान लो ये इसकी त्रिज्या हो गई R, और यहां पे एक एक पॉइंट आते जाएंगे जिसको हम समझते चलेंगे। यहां से यहां तक ये त्रिज्या, यहां पे कोई वस्तु है, वो वस्तु है P, कोई वस्तु है P इस पॉइंट पे रखी हुई है, इस P पॉइंट पे। वो यहां से चलना शुरू होती है और चलना शुरू होकर के वो एक पॉइंट तक यहां पहुंचती है। मान लो हम यहां पे उसको बना लेते हैं। यहां तक इसको नाम दे दिया हमने Q। अब इस P पॉइंट से Q तक ये घूम रही है, यहां से यहां तक वो जो वस्तु है वो ट्रेवल कर रही है। ठीक है, वृत्तीय गति में हमने देखा है ट्रेवल इस पे करेगी वो। तो जो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में जो दूरी कहे, हम उसको चाप कहे, इसको मान लेते हैं ये x है, दिस इज x, यहां से लेके यहां तक इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की इसने, इस वस्तु ने, यहां से यहां तक आने में। लेकिन अगर हम केंद्र से देखें, अगर मान लो यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है तो इस केंद्र से, तो यहां से लेके यहां तक, मान लो आप किसी चीज को सीधे देख रहे हैं फिर आप ऊपर की ओर देख रहे हैं, तो आपकी गर्दन एक एंगल में मुड़ रही है, आपकी आंखों का एक एंगल बन रहा है। तो सर्कुलर मोशन की हम बात करें, रैखिक गति अलग होती है जिसमें तो हम सीधे सीधे देख लेते भाई कितना विस्थापन हुआ, क्या वेग था। लेकिन अगर हम यहां बात करें तो यहाँ पे कोणीय विस्थापन कितना होगा, ये शब्द यहाँ पे यूज होता है विस्थापन की जगह, क्योंकि मोशन बदल गया, ये सरल रैखिक गति नहीं है, ये आपका वृत्तीय गति है। तो यहाँ पे आपका इस एंगल पे, तो हमने देखा थीटा एंगल पे यहां से यहां तक ये कोणीय विस्थापन हुआ, ऐसे P से Q तक जो चीज पहुंची है वो एक कोणीय विस्थापन थीटा। तो इस थीटा को हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कोणीय विस्थापन, एंगल में क्या चेंज आ रहा है इससे इस तक पहुंचने में। अगर हम P से Q तक विस्थापन कितना हुआ अगर उसको देखें तो सिंपल सा यहां पे आप देखो, ठीक है। तो यहां से यहां तक ये विस्थापित हुआ है P से Q तक, तो और ट्रेवल किया इसने x डिस्टेंस को, r इसकी त्रिज्या है, यहां पे भी r है, यहां पे भी r है, ये भी r रहेगा त्रिज्या। ठीक है, तो ये इसका यहां पे आप चीज देख रहे हैं। तो कोणीय विस्थापन क्या होगा, जो मैं आपको बता रहा था, कोणीय विस्थापन माना किस एंगल में विस्थापित हुआ है उसको हम कहते हैं कोणीय विस्थापन। तो वस्तु द्वारा समय के साथ घुमाया गया कोण, ठीक है, इसका सिंबल है थीटा, इसकी जो इकाई है
वो है रेडियन से हम करेंगे। रेडियन पे यहाँ पे बात आती है, क्योंकि जैसे हम यहाँ डिग्री पे बात नहीं करेंगे। अगर आप देखो जनरली हम डिग्री की बात करते हैं, लेकिन यहाँ रेडियन की बात होगी। रेडियन मतलब पाई। जैसे डिग्री में हम बात कर रहे हैं सपोज 180 डिग्री, 180 डिग्री, लेकिन रेडियन में इसको हम कहेंगे पाई। पाई माना 180। अगर 90 डिग्री की बात करें तो 90 डिग्री मतलब रेडियन में हम बात करेंगे पाई बाई 2। ये आपका डिग्री और ये हो गया आपका रेडियन। यहां यूनिट रेडियन में हम बात करेंगे। अगर 360 डिग्री हो गया, 360 डिग्री मतलब 2 पाई। अगर 60 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया मतलब पाई बाई 3। 45 डिग्री हो गया पाई बाई 4। तो रेडियन में अगर आपको कन्वर्ट करना है डिग्री से, तो आपको ये पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये रेडियन का थोड़ा सा बताया था। तो कोणीय विस्थापन जैसे बताया उसमें थीटा, और ये एक अक्षीय सदिश राशि है। ये क्या है? ये एक अक्षीय सदिश राशि है। सदिश राशि है इसका मतलब, सदिश राशि है इसका मतलब कि इसमें एक दिशा भी होगी। तो कोणीय विस्थापन किस दिशा में हो रहा है, तो वो कैसे आप पता करेंगे? तो उसके लिए आपको राइट हैंड थंब का नियम का आपको यूज करना पड़ेगा, दाहिने हाथ का नियम। तो कैसे यूज करोगे आप? यहां देखो, आपकी वस्तु यहां थी और वो यहां से ऊपर की ओर विस्थापित हुई। तो आप राइट हैंड को ऐसे रखेंगे और फिर उसको ऊपर की ओर लेके जाएंगे। यहां से यहां विस्थापित हुई है, यहां से यहां। तो अंगूठे की दिशा किस ओर हो रही है? इस ओर हो रही है। इसका मतलब जो कोणीय विस्थापन है वो किस ओर हो रहा है? बाहर की ओर हो रहा है। कोणीय विस्थापन आपका बाहर की ओर हो रहा है। कोणीय विस्थापन बाहर की ओर। कैसे निकालेंगे आप उसकी दिशा? दिशा के लिए दाहिने हाथ का नियम। ठीक है, ये हो गया आपका विस्थापन। मैं इसको मिटा दे रहा हूं। तो दिशा के लिए हम दाहिने हाथ के नियम का यूज करेंगे। अगर हम यहां पे बात करें कोण व विस्थापन व कोणीय विस्थापन में संबंध। देखो, थीटा जो है बेसिकली क्या होगा आपको पता है। जैसे हम रैखिक गति में बात करते थे, तो थीटा यहां पे होगा आपका, आगे की इसमें हम 1 मिनट दिखाए थे। यहां देखो, सरल रेखीय गति और वृत्तीय गति दोनों की यहां पे बात की गई है। थोड़ी स्लाइड चेंज हो गई, थोड़ा सा हिल गई है, मैं इसको ऐसे कर देता हूं। यहां पे आप देखो, सरल रेखीय गति और वृत्तीय गति दोनों में क्या कॉमन है चीजें, वो यहां दिखाई गई है। सरल रेखीय गति को हमने पहले समझ लिया था। वृत्तीय गति में इसके ही एनालॉगस कुछ टर्म्स हैं। जैसे हम बात करते हैं विस्थापन की, विस्थापन कहां पे हम बात कर रहे हैं? सरल रेखीय गति में वो दूरी होगी। दूरी मतलब किसमें होती थी? उसकी यूनिट होती थी मीटर, और हम उसको यहां पे एक्स से रिप्रेजेंट करते थे, एक्स से। यहां पे कोणीय विस्थापन की बात हो रही है, थीटा। इसको यहां पे रिप्रेजेंट किया जाता है थीटा से, और इसकी यूनिट है यहां पे रेडियन।
और ये एक अक्षीय सदिश है, जैसा आपको अभी मैं बता रहा था वहां। दूसरा आ जाएगा फिर क्या, वेग। वेग होता है हमारा रेखीय गति में दूरी बटे समय, और इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। अगर हम औसत वेग की बात करें तो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है डेल एक्स अपॉन डेल टी से। लेकिन कोणीय वेग में अगर हम बात करेंगे, कोणीय वेग, तो कोणीय वेग यहां रिप्रेजेंट होता है डेल थीटा अपॉन डेल टी से। कोणीय वेग किससे हो रहा है यहाँ पे, कोणीय वेग को रिप्रेजेंट करेंगे ओमेगा से। यहाँ पे v से करते थे हम रेखीय गति में, यहाँ पे ओमेगा से करेंगे, और ओमेगा होगा आपका डेल थीटा अपॉन डेल टी, ये यहाँ पे दिया है। और इसकी जो यूनिट है कोणीय वेग की क्या होगी, रेडियन पर सेकेंड। तात्क्षणिक वेग, किसी एक पॉइंट पे वेग कितना होगा, तो वो होगी डी थीटा अपॉन डी टी। हम जानते हैं डी डेल्टा थीटा डेल्टा टी बड़ा, डी थीटा अपॉन डी टी छोटा समय का छोटा वेग, तात्क्षणिक वेग, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ओमेगा बराबरी से डी थीटा अपॉन डी टी। इसको ऐसे भी लिख दो, डी थीटा अपॉन डी टी, ये आपका ओमेगा कोणीय वेग। अगर हम त्वरण की बात करें तो त्वरण की डेफिनेशन वेग परिवर्तन बटे समय, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, डेल वी अपॉन डेल टी। तात्क्षणिक त्वरण ए बराबरी से डेल वी अपॉन डेल टी, और उसको हम अगर विस्थापन के टर्म्स में लिखे तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी बाय डी टी डी एक्स अपॉन डी टी, ऐसे। तो ये डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। अगर हम कोणीय त्वरण की बात कर रहे हैं तो कोणीय त्वरण अल्फा से रिप्रेजेंट होगा डेल ओमेगा अपॉन डेल टी, माना कोणीय वेग में परिवर्तन, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर इसकी यूनिट है। तात्क्षणिक कोणीय त्वरण होगा आपका अल्फा बराबर से डी ओमेगा अपॉन डी टी, और इसको अगर ऐसे लिख दे हम तो विस्थापन के टर्म्स में लिख दे तो कोणीय विस्थापन के, तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी टी डी थीटा अपॉन डी टी बराबर से आ जाएगा डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। तो इस तरीके से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहां पे हम देख रहे थे कोणीय विस्थापन। तो विस्थापन और कोणीय विस्थापन में संबंध हम देख लेते हैं। हम जानते हैं एक नियम, कोण बराबरी से चाप बटे त्रिज्या। तो यहां पे अगर हम कोण निकाल ले कोणीय विस्थापन के लिए, तो यहां पे आ गया थीटा बराबरी से चाप क्या हो गई, चाप आप देखोगे ये यहां से यहां तक x, ये जो P से लेके Q तक ये है इसकी चाप, इसको कहेंगे हम x। और त्रिज्या, त्रिज्या क्या हो गई, त्रिज्या है इसमें r, इस सर्कल की कितनी है त्रिज्या r। तो x को हम और कैसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू थीटा इंटू आर। ये क्या होगा हमारा कोणीय विस्थापन थीटा, ठीक है, इकाई हो गई इसकी है। अब देख लेते हैं हम कोणीय वेग को। कोणीय वेग क्या होता है, कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर। जैसे हम देख रहे थे रेखिक गति में, रेखिक गति में क्या होता था, वेग विस्थापन में परिवर्तन की दर। यहां पे कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर एनालॉगस है, दोनों एक दूसरे। तो कोणीय विस्थापन की दर को हम कहते हैं कोणीय वेग, इसका सिंबल है ओमेगा, और सूत्र ओमेगा इक्वल टू थीटा अपॉन टी। लेकिन अगर हम इसकी बात करें यहां पे, तो हम देखेंगे ओमेगा बराबरी से डी थीटा अपॉन डी टी, चेंज इन कोणीय विस्थापन डी थीटा अपॉन डी टी से इसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसकी जो मूल इकाई है वो है रेडियन प्रति सेकंड, जैसे उसमें हमारी मीटर पर सेकंड थी, यहाँ पे रेडियन की बात कर रहे हैं। बताया ना कि डिग्री की बात नहीं कर रहे हम यहाँ रेडियन पर सेकंड की बात कर रहे हैं। और हाँ, एक और चीज इसमें बतानी थी, कोणीय विस्थापन जो है ये विमाहीन है, इसमें कोई विमा नहीं है। विमाएं
इसमें विमा क्या होती है, m0 l0 एंड t0, ये है, ये इसकी विमा है। इसकी विमा है t इनवर्स, ये इसकी विमा है। ठीक है, फिर यहां पे हो गया। हाँ, साथ ही साथ में ये एक अक्षीय सदिश है। ये भी सदिश कौन सा है, ये अक्षीय सदिश। ये इसके सब पॉइंट्स लिख रहा हूं मैं आपके, ये भी कुछ पॉइंट्स है, ये भी एक पॉइंट है कि ये है आपका अक्षीय सदिश। तो अक्षीय सदिश है मतलब इसकी भी डायरेक्शन होगी। तो डायरेक्शन जैसे मैंने बताया था आपको, इसकी भी डायरेक्शन कैसी होगी, बाहर की ओर। ठीक है, सेम ही चलेगा। फिर यहां पे हो गया। अब यहां पे हम वेग और कोणीय वेग में संबंध देख लेते हैं। वेग और कोणीय वेग में संबंध, तो हम जानते हैं कि v इक्वल टू एक्स अपॉन टी। ठीक है, तो v इक्वल टू एक्स अपॉन टी होता है वेग बराबर से विस्थापन बटे समय। तो यहां हम x की बजाय क्या लिख देंगे, हमें पता है x इक्वल टू थीटा आर, ये इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं कोणीय विस्थापन। तो हम यहां लिख देंगे, यहां लिख देते हैं इक्वेशन 1 से v इक्वल टू एक्स की जगह लिख देंगे हम थीटा आर अपॉन टी। ठीक है, तो आप जानते हो कि v इक्वल टू थीटा अपॉन टी क्या होता है, थीटा अपॉन टी क्या होता है, ओमेगा। तो ओमेगा, थीटा अपॉन टी की जगह हम कर देंगे ओमेगा आर, और यहां लिख देंगे बिकॉज ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी। अरे ये एंगुलर वेग है ना आपका, कोणीय वेग है, तो कोणीय वेग क्या होगा, कोणीय विस्थापन बटे समय। तो ओमेगा बार से थीटा अपॉन टी हो गया, और ये यहां पे हमको एक कोणीय वेग का फॉर्मूला मिल गया। ये हो गया आपका कोणीय वेग। फिर इसके बाद हम यहां पे कोणीय त्वरण भी कर देते। कोणीय त्वरण नहीं है यहां पे, तो कोणीय त्वरण हमने देखा था इससे पहले। कोणीय त्वरण क्या, एंगुलर एक्सेलरेशन। शॉर्ट में कर दिया मैंने एक्सेलरेशन। तो कोणीय त्वरण क्या होगा, यहां पे त्वरण को हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से। तो आपका जो कोणीय त्वरण है रिप्रेजेंट होगा अल्फा से। ठीक है, जैसे हम इसमें पहले देख रहे थे, इसका प्रतीक अल्फा है, इसकी इकाई, इसकी इकाई है आपकी रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। आपको पता है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो जैसे आप देखो विस्थापन की थी रेडियन, वेग की हुई थी रेडियन पर सेकेंड, और इसकी है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसे ही आप रेखिक वेग, रेखिक गति में चले जाओगे तो विस्थापन की मीटर, देन वेग की मीटर पर सेकेंड, और ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, माना आपको याद रखने में आसानी होगी। फिर ये भी अक्षीय सदिश हो जाता है। ठीक है, तो इसकी भी डायरेक्शन हम दाहिने हाथ से निकाल सकते हैं, और अल्फा होता है आपका डी ओमेगा अपॉन डी टी, या इनिशियली जैसे मैंने बताया डेल ओमेगा अपॉन डेल टी। छोटे के लिए तात्क्षणिक त्वरण आपका, हमने उस चार्ट में भी देखा था, तात्क्षणिक त्वरण
ये हो जाएगा आपका डी ओमेगा अपॉन डी टी। ठीक है, और क्या चीज इसमें रह गई हमारी, ये हो गया, हाँ इसकी विमा, इसकी जो विमा है, विमा होगी इसकी T-2, ये इसकी विमा है। फिर जैसे हम सभी में संबंध देख रहे हैं तो इसमें भी संबंध देख लेते हैं। त्वरण व कोणीय त्वरण में संबंध। तो हमारा त्वरण, त्वरण क्या होता है हमारा, A बराबर से V अपॉन टी, यही होगा। V क्या होगा हमारा यहां पे, V क्या होगा, ओमेगा R अपॉन टी, यही है। कहां से, हमारा पीछे इक्वेशन है, इक्वेशन 2 से, यहां पे इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 से लिख दो यहां पे, इक्वेशन 2 से, देन ओमेगा अपॉन टी क्या होता है, तो ओमेगा अपॉन टी हमारा होता है अल्फा, कोणीय त्वरण। तो हम यहां कर देंगे ए बराबर से ओमेगा अपॉन टी आर, तो ए बराबर से अल्फा आर। ये अल्फा क्या हो गया हमारा यहां पे, चूंकि अल्फा बराबर है ओमेगा अपॉन टी के, तो ये हो गया आपका ए बराबर से अल्फा। ये आपके त्वरण और कोणीय त्वरण में संबंध निकल आया। तो हमने एक एक करके सभी एनालॉगस जो हमारे कुछ टर्म्स है उनको हमने यहाँ पे समझा। ये चार्ट हम देख ही चुके थे, ये मैंने आपको बता भी दिया था, सेम वही सारी चीजें, कोणीय विस्थापन क्या है, रेडियन एंड ऑल, ये सारी चीजों को हमने यहाँ देखा। अभिकेंद्र त्वरण या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये क्या होता है, तो परिभाषा इसमें देखिए, चूंकि वृत्तीय गति में दिशा निरंतर बदलती रहती है, इसलिए वस्तु पर त्वरण कार्य करता है, जिसे अभिकेंद्र त्वरण या सेंट्रीपिटल त्वरण कहते हैं, या एक्सेलरेशन, ये इंग्लिश वर्ड है सेंट्रीपिटल। इसका सूत्र होता है ए बराबर से वी स्क्वायर अपॉन आर। ये त्वरण वृत्त के केंद्र की ओर होता है और यही वस्तु की दिशा को बदलने के लिए जिम्मेदार होता है। जब भी कोई वस्तु एक सर्कुलर पथ में घूम रही होती है, मूव कर रही है, तो वो केंद्र की ओर बार बार मुड़ते रहती है। ऐसे अगर आप वेग की दिशा देखोगे तो वो बाहर की ओर हो रही होती है, हम देख रहे थे इससे पहले पिक्चर में। लेकिन वो कैसे गोल गोल घूम रही है, उसका कारण है कि उसके केंद्र की ओर एक त्वरण लग रहा है। उस त्वरण को जो केंद्र की ओर लग रहा है उसे ही हम कहते हैं अभिकेंद्रीय त्वरण। अभी इसको हम यहाँ पे डिराइव करके देख लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको दूं, जैसे कोई जब गाड़ी कहीं मुड़ती है, ठीक है, तो जिस तरीके से रोटेट होती है और वो रोटेट होकर के कहीं घूम करके मुड़ती है, तो वहां पे वो अभिकेंद्र त्वरण काम कर रहा होता है, जिस कारण से वो ऐसे घूम करके एक टर्न ले लेती है। तो सेंटर की ओर त्वरण लग रहा है, उसे कहते हैं हम अभिकेंद्र त्वरण। इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे डिराइव कर लेते हैं, लेकिन मैं एक डायग्राम बना लेता हूं, जैसा पहले भी बनाया था, लेकिन यहां मैं एक अलग बना लेता हूं। ठीक, ये आपका एक सर्कुलर पाथ हो गया।
ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, इसको नाम दे दिया हमने ए, ये दे दिया बी। बी, ये पॉइंट। तो जैसे हम बात कर रहे थे इनके बीच में एंगल है थीटा। ए से बी की ओर जब कोई चीज मूव कर रही है तो हमने बात की थी कि हर पॉइंट पे एक सर्कुलर पाथ में, एक वृत्तीय पथ पे जो वेग होता है वो हर बिंदु पे अलग अलग होता है, क्योंकि उसकी जो दिशा है वो बदल रही होती है, तभी तो वो एक वृत्त को कवर कर रहा होता है। तो यहाँ पे इस बिंदु पर अगर हम वेग की दिशा की बात करें तो वो कैसी होगी? इस बिंदु पर वो होगी कुछ ऐसे, ये कलर दूसरा ले लेते, ये कैसे निकालते हैं हम दिशा? वो जो बिंदु जहां पे वस्तु है, ठीक है, वो जहां से जा रही है, तो उस बिंदु पे हम एक स्पर्श रेखा को खींचते हैं। स्पर्श रेखा उसके लंबवत चली जाती है। माना ये जो त्रिज्या है इसके लंबवत ये आपकी स्पर्श रेखा गई, तो ऐसे निकल गई। ये दिशा को बता रहा है कि ये किस ओर वस्तु मूव कर रही है, माना दिशा क्या है। लेकिन वो दिशा उस तरफ नहीं जाती है। अच्छा, मैं उदाहरण देता हूं, जैसे आप जब कोई साइकिल चलाते हैं तो साइकिल जब चलाते हैं तो पीछे जब पहिया चलता है तो उससे कीचड़ उछलता है। तो कीचड़ की जो दिशा होती है, पानी की जो दिशा होती है, वो दिशा कैसी होती है? वो बाहर की ओर होती है, वो बाहर की ओर हो रही होती है। तो बेसिकली जो वस्तु है वो उस दिशा में जा रही है, लेकिन वो सर्कुलर पाथ में घूमते रहती है। लेकिन जैसे पानी वगैरह वो उड़ता कैसा है? वो सीधे उड़ता है। तो ये यहाँ पे उसकी दिशा को बता रहा है, वेग की। अच्छा, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट को भी अगर हम देख लें तो इस पॉइंट पे अगर मैं स्पर्श रेखा खींचूं तो उसकी दिशा कुछ ऐसी होगी। ये इसकी वेग की दिशा और ये इस पॉइंट पे वेग की दिशा। हम यहां पे इसको इसी से बता दे रहा हूं। ये हो गया आपका V1, V1 नाम दे देते हैं हम इसे, ये दे देते हैं हम V2। अच्छा, वेग समान है, परिमाण में समान है, लेकिन दिशा बदल रही है। परिमाण में दोनों बिल्कुल एक जैसे है यहां पे। फिर इन्होंने ए से बी तक डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रहे हैं, तो वो आप लिख सकते हो यहां पे, वो हम लिख सकते हैं, वो कवर हो रही है आपकी ds। ये कितना है? ds, ds s कह सकते हो, डेल एस कह सकते हो जनरली, लेकिन इसको ds, क्योंकि बहुत छोटी डिस्टेंस को वो कवर कर रहा है। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे कोई सर्कल बनाना चाहूं, सॉरी, कोई अगर ध्यान से आप देखो तो यहाँ पे एक त्रिभुज बनता हुआ दिख रहा है। त्रिभुज दो चीजों में बन रहा है। एक त्रिभुज तो इस कोण के हिसाब से, ये जो यहाँ पे ए और बी के बीच में बन रहा है, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है उसमें। अच्छा, ये आर है, ये आर है और ये भी आर है, त्रिज्या बराबर है। मैं इस त्रिभुज को एक तरफ बना लेता हूं। इस त्रिभुज को अगर मैं यहां बना लूं, एक सदिश के फॉर्म में सारी चीज मैं बना लेता हूं। एक आपका सदिश है ये, और दूसरा
अब इसमें आप ध्यान से देखो, ये जो मैंने त्रिभुज बनाया ये वाला, इसके बीच में जो एंगल है वो है थीटा, ये है थीटा, या इसको मैं नाम दे रहा हूं डी थीटा, छोटा सा एंगल है। आप अगर ध्यान से देखो, ये मैंने बनाया है इसके लिए, और ये वाला कैसे बना है, ये बना है वेलोसिटी के लिए, वेग के लिए। वेग के लिए कैसे बना दिया, अगर आप ध्यान से देखो, ये जो सदिश है v1, आपको क्या फील होता है, ये जो सदिश है और ये जो वेक्टर है, ये वाला जो सदिश है, अगर मैं इसको मैं उठा के यहां रख दूं, इसको उठा के यहां रख दूं, तो क्या ये ऐसा ही कुछ नहीं बन जाएगा। दोनों को मैंने ये वाले को पीछे खींच करके इसकी पूंछ से मिला दिया, एक इसकी पूंछ और इसकी पूंछ, इन दोनों को यहां पे हमने मिला दिया, तो ये कुछ ऐसा ही बन जाएगा। फिर इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर, इन दोनों का यहां से लेके यहां तक जो दूरी कवर हो रही है, उसको मैं डिफरेंस जो बताऊंगा, वो डिफरेंस क्या हो जाएगा, ये v1 है, ये v2 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका dv, या फिर v1 माइनस या v2 माइनस v1। आप अगर ध्यान से देखो तो ये जो त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पे हमारा इससे पहले का सदिशों के योग का नियम यूज हो सकता है, वो था त्रिभुज का नियम। त्रिभुज के नियम के अनुसार अगर हम देखें तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आ जाएगा, वो dv आ जाएगा, वो हो जाएगा आपका v2 माइनस v1। अगर आप उसको लगा के देखेंगे यहाँ पे आपको बराबर मिलेगा। इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, इन दोनों के बीच का एंगल भी डी थीटा ही। अच्छा थीटा, आप एक चीज सोच रहे होंगे, ये स्ट्रेट लाइन कैसे, इस त्रिभुज में अगर देखो तो ये तो इसके लिए है, कोणीय विस्थापन वाला है, ये डी थीटा आर आर, ये आर है, ये आर है, इसका जो परिमाण है त्रिज्या का वो आर है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा यहाँ पे डी आर, डी आर, ठीक है, वो इन दोनों के बीच की दूरी। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे तो एक चाप है, मतलब कि यहाँ तो एक थोड़ा मुड़ते हुए आपको दिख रहा है ना, लेकिन यहाँ तो मैंने सीधी रेखा खींच दी है, ये जो विस्थापन इन दोनों के बीच का जो पॉइंट का विस्थापन, वो मैंने यहाँ पे सीधी रेखा खींच दी है। वो इसलिए क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि जो डी थीटा है वो बहुत बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। मान लो अगर यहाँ पे ये तो अपन ने पिक्चर में इसको बड़ा बनाया, लेकिन रियल में ये बहुत छोटा है। अगर आप किसी सर्कल पे इतना छोटा कोण हो और ये आपका पूरा एक सर्कल हो, ये पूरा एक सर्कल हो रहा हो सपोज, तो ये जो आप देखोगे ना ध्यान से, ये अगर ये बहुत छोटा डी थीटा है, तो ये आपको एक स्ट्रेट लाइन के जैसे दिखेगा, यहां से लेके यहां तक एक स्ट्रेट लाइन के जैसे, क्योंकि उन दोनों के बीच की डिस्टेंस बहुत छोटी है। तो हम बड़ा नहीं मान के चल रहे, हम ये मान रहे हैं कि ये दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो बहुत छोटी है, डी आर, डी थीटा और ये डी आर, और जिस कारण से ये हमें कैसे दिख रही है, एक स्ट्रेट लाइन के जैसे हमें दिखाई दे रही है। तो हमने इसके ऊपर लगा दिया क्या, हमने इसके ऊपर लगा दिया वो त्रिभुज वाला नियम, और जिससे ही आपको यहाँ पे डी आर मिल गया। डी आर बेसिकली इन दोनों का ही रिजल्टेंट होगा। और यहाँ पे डीवी को देखो, यहाँ पे भी ये वेलोसिटी का मैंने बना दिया, जैसे मैंने बताया पीछे पूंछ से पूंछ मिला के मैंने, क्योंकि सदिश को कहीं भी पैरेलली आप रख सकते हो, ये हम पढ़ चुके हैं, तो मैंने यहाँ रख दिया। तो इन दोनों का रिजल्टेंट डीवी हो गया, और ये v1 और v2। तो v1 और v2 अगर ध्यान से देखो क्या है, दोनों का परिमाण तो सेम ही है, परिमाण सेम है, मतलब मैं इन v1 और v2 की जगह क्या लिख सकता हूँ, v लिख सकता हूँ, v1 बराबर v2 बराबर v। और अगर हम देखें यहाँ पे कि दोनों का जो एंगल है वो दोनों का यहाँ पे ना सिमिलर, ये दोनों के दोनों ट्राइंगल कैसे दिख रहे हैं आपको, सिमिलर, सिमिलर। अगर ये डी थीटा है, ठीक है, मान लो अगर ये आपका 90 डिग्री है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका 3 में डिवाइड हो जाएगा ना। ये अगर सपोज ये 60 है तो ये हो जाएगा आपका 60, ये भी 60 हो जाएगा, ठीक है, तो तीनों बराबर हो सकते हैं ये, और यहाँ पे भी सेम चीज ऐसी हो जाएगी। तो सिमिलैरिटी आ रही है दोनों ट्राइंगल्स में, दोनों जो आपके त्रिभुज है उनमें, तो इसलिए हम वहां पर इन दोनों ही कोण को क्या मान लेंगे, सेम, बराबर। ये दोनों कैसे एक जैसे ही होंगे, आप खुद अगर सोचोगे तो भी आपको समझ में आएगा कि अगर इन वेलोसिटी की पूंछ को मिला भी दे तो ये एंगल और ये एंगल सेम ही होने वाले हैं। क्यों, क्योंकि इनके परपेंडिकुलर में, इनकी लंबवत में ये बने हुए हैं,
तो लंबवत में बने हैं इसका मतलब कि अगर इन दोनों के बीच का कोण भी जो होगा वो बिल्कुल सेम होगा। तो ये दोनों भुजाएं सेम है, ये भुजाएं सेम है, इन दोनों की ये दोनों भुजाएं सेम है। तो उसके हिसाब से अगर हम देखें दोनों के एंगल अगर सेम हो तो हम यहाँ पे सीधे नियम लगा सकते हैं कोण बराबरी से चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबरी से चाप बटे त्रिज्या, इसकी चाप क्या है, ये डी आर करो या इसको डी एस भी कह सकते हैं, हमने डी एस नाम दिया था ना, तो इसको डी एस दो, ठीक है, डी एस दे दो नाम, यहां से यहां तक जो विस्थापन हो रहा है उसको। तो इसको हम दे देते डी एस अपॉन आर। कैसे हो रहा है ये हमारे कोण बराबर से चाप बटा त्रिज्या से। और इस तरफ में अगर दोनों एंगल सेम है इसलिए दोनों को बराबर रख रहे हैं हम, डी थीटा बराबर डी थीटा, तो ये हो जाएगा कोण बराबर से चाप बटे त्रिज्या। त्रिज्या त्रिज्या दोनों की अलग अलग नहीं है, दोनों की सेम है, तो हम v1 v2 की बजाय क्या लिख देते हैं, v, dv अपॉन v। यहां पे ये चीज हो गई। यहां पे आप थोड़ा सा लिख दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या से। हम क्या कर देंगे, दोनों के एंगल्स बराबर है तो दोनों को लिख देंगे यहां पे डी थीटा बराबर से डी थीटा, तो उसको हम लिख देंगे डी एस अपॉन आर बराबर डी वी अपॉन वी। ठीक है, तो अगर अभी हम इसको सॉल्व करें तो मैं करता हूं कि दोनों जगह, दोनों स्थानों पर dt से भाग, तो क्या होगा ds अपॉन r, ये हो गया dt बराबर dv अपॉन v dt। तो हम जानते हैं ds अपॉन dt क्या होता है, हम जानते हैं, ये इसको एक तरफ लिख देते हैं 1 अपॉन r ds अपॉन dt बराबरी से 1 अपॉन v dv अपॉन dt। ds अपॉन dt आपका हो जाएगा v अपॉन r बराबर से dv अपॉन dt हम जानते हैं एक्सेलरेशन अपॉन v। आप एक चीज का ध्यान रखेंगे, यहां जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो केंद्र के कारण जो त्वरण लग रहा है, केंद्र की ओर जो त्वरण लग रहा है उस एक्सेलरेशन की बात हो रही है। टेंजेंट वाले की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे टेंजेंट 0 हो जाएगा, उसका कोई त्वरण नहीं लग रहा है। यहां सिर्फ बात किसकी हो रही है, यहाँ सेंट्रीपिटल जो अभिकेंद्र त्वरण है, केंद्र की दिशा में जो त्वरण लग रहा है सिर्फ उस त्वरण की बात हो रही है। तो ये मैं यहाँ पे ए सी से मेंशन कर देता हूं। तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, फाइनली ये आ जाएगा आपका ए सी बराबरी से वी स्क्वायर अपॉन आर। यही था जो हम इससे पहले देख रहे थे। यहाँ पे आप देखो ए बराबरी से वी स्क्वायर अपॉन आर, यहाँ पे ए सी कर दो तो इससे और समझ आएगा कि अभिकेंद्र त्वरण है। अच्छा, v की जगह हम क्या रख सकते हैं, v की जगह हम रख सकते हैं ओमेगा आर, रख सकते हैं ओमेगा आर स्क्वायर अपॉन आर। कहां से देख लो भाई पीछे, v कहां गया, v बराबर से ओमेगा आर, इक्वेशन नंबर 2 से। इसको मैं आगे कर देता हूं, इक्वेशन 2 से v बराबर से ओमेगा अपॉन v बराबर ओमेगा आर। तो यहां पे क्या आ जाएगा, ये आपका
AC बराबर से ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन आर। आर से आर कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका AC बराबर से ओमेगा स्क्वायर आर। तो ये भी है और ये भी है, AC बराबर से V स्क्वायर अपॉन आर। तो ये भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे, इसको क्या लिख सकते हो, ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर आर, यही होगा, कुछ मिस्टेक तो नहीं है। ओमेगा स्क्वायर आर से आर कैंसिल हो गया, ओमेगा स्क्वायर आर। तो ये हो गया आपका अभिकेंद्र बल का व्यंजक। ठीक है, तो अभिकेंद्र बल मतलब कि जो सेंटर की ओर जो त्वरण हो रहा है उसको हम कह रहे हैं अभिकेंद्र बल, अभिकेंद्र त्वरण। फिर आ गया आपका अभिकेंद्र बल, क्या हो रहा है इसकी परिभाषा देख लो। वृत्तीय गति को बनाए रखने के लिए एक बल आवश्यक होता है जो वस्तु को केंद्र की ओर खींचता है। ठीक है, अभिकेंद्र त्वरण केंद्र की ओर और एक बल जो केंद्र की ओर उसे खींच रहा है, जो उस वस्तु को सर्कुलर पाथ में, वृत्तीय पथ में बनाए रख रहा है, उस बल को हम कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। और इसको डिराइव करने की जरूरत नहीं, आपने डिराइव कर लिया है। ये फॉर्मूला होता है F बराबर से mv स्क्वायर अपॉन आर। तो mv स्क्वायर अपॉन आर कहां से आया, तो आप जानते हो बल क्या होता है भाई, बल द्रव्यमान गुणित विस्थापन, द्रव्यमान गुणित ये हो गया हमारा बल, मास इंटू एक्सेलरेशन, त्वरण। त्वरण मतलब कौन सा वाला त्वरण है, ये अभिकेंद्रीय त्वरण है। तो अभिकेंद्रीय त्वरण, तो बल हो गया आपका फोर्स, मास हो गया आपका m, एंड त्वरण हो गया आपका v स्क्वायर अपॉन आर, हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो ऐसे ये फॉर्मूला इजाद हो जाता है। तो यहाँ पे क्या क्या चीज है, जहां m वस्तु का द्रव्यमान, v रैखिक वेग, r वृत्त की त्रिज्या, उदाहरण है वाहन के मोड़ पर टायरों में लगने वाला बल, और पृथ्वी पर घूमते उपग्रह पर गुरुत्वीय बल। तो आप देखेंगे जो उपग्रह है हमारे, जितने भी सैटेलाइट्स भी लॉन्च होते हैं, वो सारे के सारे एक वृत्तीय मोशन में ही घूमते रहते हैं, पृथ्वी के चक्र लगाते रहते हैं। उसका कारण ये अभिकेंद्रीय बल है ना, जो कि सेंटर की ओर लग रहा है, उसको अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। तो ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। तो अगली बार जब आप गोल गोल घूमो तो याद रखना कि आप अभिकेंद्रीय बल के भरोसे हो और फिजिक्स आपके पीछे खड़ी है। तो आज के लिए थैंक यू सो मच। और ऐसे ही डीप कंसेप्ट्स को समझने के लिए फ्यूके एजुकेशन की एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना ना भूले। साथ ही साथ में फ्यूके एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।